हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज एक नए क्वेश्चन के साथ वापस आए हैं और आज जो हम बात करेंगे वो है गुज्जर प्रतिहार के रिगार्डिंग। इससे पहले हमने एक क्वेश्चन स्टार्ट किया था। लास्ट क्लास में हमने बताया था रिगार्डिंग दी ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल। आपके जो पीजीटी हिस्ट्री के सिलेबस है उस सिलेबस में आपके दो इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं। मेडिवल हिस्ट्री का दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहला जो है वो है राइज ऑफ गुर्जर प्रतिहारास एंड दी ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल। तो जो तीन इम्पॉर्टेंट किंगडम है गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाला, तो इसके बारे में हमने लास्ट क्लास में इसके बारे में हमने पढ़ा था। जो जो स्ट्रगल था कन्नौज के लिए, कन्नौज ट्रायंगल जो था उसके रिगार्डिंग हमने लास्ट क्लास में बताया था। आज हम बात करेंगे जो आपके सिलेबस में है वो है गुर्जरा प्रतिहारास। सबसे पहले याद रखिएगा, गुर्जर जो प्रतिहार है उसका मैप के हेल्प से हम पता करते हैं, इसको समझते हैं कि ये जो गुर्जर प्रतिहार है, आप देख सकते हैं जो रूलिंग पीरियड है वो बहुत ज़्यादा एक्सपैंड हुआ था। और गुर्जर प्रतिहार जो है उन्होंने जो लास्ट 250 to 300 ईयर्स तक कन्नौज की जो बैटल हो रहा था उसमें डोमिनेंस के लिए, जिसमें तीनों डायनेस्टीज़ किंगडम्स जो है वो डोमिनेंस अपना दिखाने की कोशिश कर रहे थे कन्नौज पे। फाइनली जो मतलब जो लास्ट में करते हैं वो है गुर्जर प्रतिहार। तो गुर्जर प्रतिहार का डोमिनेंस लास्ट तक होता है। तो इनका अगर हम टाइम पीरियड की बात करें तो 8th to 11th सेंचुरी के अराउंड इनका टाइम पीरियड जो है गुर्जर प्रतिहार का है। गुर्जर प्रतिहार से ही ये गुज्जर से ही गुजरात का नाम आता है, लेकिन इनका अगर कोर एरिया बताया जाए तो मलवा जो मध्य प्रदेश वाला एरिया है यही इनका कोर एरिया है। ठीक है, यहीं से ये शुरुआत करते हैं और फाइनली ये पूरे नॉर्दर्न और ईस्टर्न पार्ट तक ये पूरा देख सकते हैं। अगौड़ा जो है ये बंगाल, ये सब पूरा एरिया जो है वो कैप्चर करते हैं। ठीक है, अभी ये भी कहते हैं कि जो गुर्जर प्रतिहार जो है इनका जो लिंक है वो रामायण से लिंक्ड है। ऐसे भी बातें हमें बहुत बार मिली हैं। और अगर हम देखें इनके जो की रूलर्स हैं वो नागभट्टा 1, नागभट्टा 2, मिहिर भोज, महिपाल 1, ये सारे जो हैं गुर्जर प्रतिहार के बहुत फेमस रूलर्स में से एक है। जो आज का क्वेश्चन है उसमें भी आपको ये सब मेंशन करना होगा। तो इसमें से मिहिर भोज का नाम आपको ज़रूर याद रखना पड़ेगा। मोस्ट पावरफुल प्रतिहारा किंग एंड द रियल फाउंडर ऑफ गुर्जर प्रतिहार किंगडम। ठीक है, इनकी टेरिटरी बहुत वास्ट थी। पूरे पालास किंगडम को अगर हम पूरा है तो नहीं कह सकते, क्योंकि पालास वेर ऑल्सो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट किंगडम ऑफ दैट टाइम। तो पालास के कुछ पार्ट, ईस्टर्न इंडिया के कुछ पार्ट उन्होंने कैप्चर किए थे। साथ में राष्ट्रकूट का भी जो रूल था इनके अंडर में था। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कि मलवा इनका मेन कैपिटल था, मेन एरिया था। उज्जैन जो है वो उनका मेन कैपिटल था और कन्नौज बाद में कैप्चर कर लेते हैं। तो इनका जो स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटिव, अगर हम देखें एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करें तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग थे। इनके जो मिलिट्री हम बात करें तो मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि अरब, ऐसे हमें कई सारे अरेबियन लिटरेचर में हमें मिला है कि इनके जो घोड़े थे वो अरब से आते थे और बहुत स्ट्रॉन्ग कैवलरी इनकी थी। कहते हैं कि मिडिवल हिस्ट्री की वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैवलरी इनके पास थी। वैसे देखा जाए तो पाला डायनेस्टी के पास भी स्ट्रॉन्ग कैवलरी थी, लेकिन अगर हम गुर्जर प्रतिहार की बात करें, क्योंकि इनका जो एक्सपेंशन जो था वो सबसे ज़्यादा था, तो कहीं ना कहीं एक एज जो है वो गुर्जर प्रतिहार को जाता है। तो कैवलरी जो है वो इनकी बहुत स्ट्रॉन्ग थी। ठीक है, तो कल्चरल अगर हम इनके बारे में बात, कल्चरल जो सेक्टर है इसके बारे में बात करें तो यहाँ पर कई सारे मंदिर, जैसे तेली का मंदिर ग्वालियर में है, मध्य प्रदेश में। ये सारे जो कुछ कुछ बिल्डिंग्स जो हैं, आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में बात करें तो ये जगह बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, साथ में अगर हम फाइनली अगर बात करें कि डिक्लाइन कैसे होता है, तो कई सारे रीज़न्स है इसके डिक्लाइन के बारे में। अगर हम अभी क्वेश्चन में हम उसको सॉल्व भी करेंगे, लेकिन जो लास्ट फाइनल जो डिक्लाइन होता है वो मोहम्मद गजनी जो भारत में आता है और अराउंड 1018 सेंचुरी के अराउंड ये कम्प्लीटली ख़त्म हो जाता है। ठीक है, और भी कई सारे रीज़न थे। इनके नेबरिंग जो एरियाज़ थे, राजपूत्स जो थे फ्रॉम राजस्थान एरिया जो था, वो फ्यूटरीज एक्टिव हो जाते हैं। और फाइनली किंग्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे कि इसको संभाल पाए। मिहिर भोज के बाद
महिपाल वन कोशिश तो करते हैं, लेकिन फाइनली ये टूटने लग जाता है और ये ख़त्म हो जाता है डायनेस्टी। ठीक है, तो ये कुछ छोटी मोटी आपकी बैकग्राउंड, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, बस आपको ये बताना था ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि मलवा डायनेस्टी के सॉरी जो गुर्जर प्रतिहार के बारे में। तो ये था आपका एक बैकग्राउंड हिस्ट्री। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा गया देखिए, एक्सप्लेन द राइज, एक्सपेंशन एंड डिक्लाइन ऑफ गुर्जर प्रतिहारास डायनेस्टी। अभी आपको कैसे लिखना है, जैसे कि हमने लास्ट में बताया था कि आप किसी कोटेशन से स्टार्ट कर सकते हैं। अब कोटेशन नहीं है तो डायरेक्टली कोई बात नहीं, आप डायरेक्टली आप इंट्रोडक्शन से स्टार्ट कीजिए, पर कोटेशन अगर आप देते हैं, अगर आपके पास कोटेशन है नो प्रॉब्लम, अगर मतलब नहीं है तो नो प्रॉब्लम, अगर है तो अब ज़रूर दीजिए। आपके क्वेश्चन को एक क्या कहता है, वो स्टार्टिंग बहुत अच्छा हो जाता है। ठीक है, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होता है। ओके, उसके बाद इंट्रोडक्शन के बाद आप क्वेश्चन में पूछा गया 3 चीज़ें, राइज, एक्सपेंशन और डिक्लाइन। तो आपको देखिए राइज के बारे में बताना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंट जो रूलर्स है ना, उनका कैसे ये एक्सपैंड हुआ था उनके अंडर में, इंपॉर्टेंट किंग्स के बारे में बताना होगा। और आपका जो नेक्स्ट है वो है आपका डिक्लाइन ऑफ गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी। ठीक है, किस तरीके से गुर्जर प्रतिहार का ये क्या हुआ था, आपका डिक्लाइन भी हुआ था। ठीक है, ओके, चलिए अभी देखिए इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है। अगर हम सबसे पहले बात करेंगे कि इंट्रोडक्शन के बारे में आ जाते हैं। देखिए इंट्रोडक्शन में हमें लिखना क्या है, द गुज्जर प्रतिहारास ऑल्सो नोन एज दी अग्निकुला राजपूत। देखिए राजपूत कई सारे होते हैं, तो राजपूत में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो अग्निकुल, मतलब कहते हैं कि अग्नि से ये निकले थे, अग्नि को जो कुंड है वहाँ से निकले थे, तो इसीलिए ये गुज्जर प्रतिहार जो है वो अग्निकुल राजपूत भी कहते हैं। और 6th सेंचुरी BC में जब गुज्जर का ये मतलब प्रोमिनेंस जो है, इम्पॉर्टेंट जो राइज ऑफ गुज्जर प्रतिहार जो है वो 6th सेंचुरी BC में, क्योंकि गुप्ता डायनेस्टी ख़त्म हो रही है और इसी टाइम पीरियड पे नागभट्टा 1, नागभट्टा 2, मिहिर भोज ऐसे रूलर्स आ जाते हैं। ठीक है, और इनके टाइम पीरियड पे आर्ट एंड कल्चर, इनकी मिलिट्री, इनके एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट बहुत फ्लोरिश होती है। नेक्स्ट आ जाते हैं, सबसे पहला जो पार्ट है वो है राइज, एक्सपेंशन एंड कल्चरल फ्लोरिशिंग, द इमरजेंस ऑफ गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी। सबसे पहले जो इमरजेंस के बारे में बात कर लेते हैं। ऑरिजिन एंड आइडेंटिटी ऑफ द प्रतिहारास, क्या क्या है, ऑल्सो नोन एज द गुर्जर प्रतिहार रूल्ड ओवर कन्नौज फॉर ए लॉन्ग टाइम एंड ऑरिजिनेटेड फ्रॉम द गुर्जर pastoralist similar to the Jats. ठीक है, they established principalities in central and eastern Rajasthan and were believed to be descendant of Lakshmana from Ramayana और a branch of Gurjara race। ठीक है, जैसे मैंने बताया था कि कहते हैं कि इनका जो आइडेंटिटी है वो कहीं ना कहीं किससे मिलता है, रामायण जो है उनसे लिंक है। ठीक है, हिस्टोरिकल एविडेंसेस के बारे में बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला पार्ट, इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो अगर हिस्टोरिकल एविडेंसेस के बारे में बात करें तो उसमें आ जाता है आपका कॉपर प्लेट है, संजन जो प्लेट्स है, संजन प्लेट्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि इनके टेरिटोरियल एक्सटेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन, इनके बारे में बात होती है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं फॉरेन अकाउंट्स के अल मसौदी का जो बुक है उसमें भी प्रतिहार का जो डोमिनेंस है आर्मी के साइज़ के बारे में बताया गया है। करीब कहते हैं कि इनके 4 डिविजन्स थे और 4 डिविजन्स में 7 से 9 लाख तक आर्मी इनकी टोटल थी, लेकिन कहीं हद तक ये गलत है, क्योंकि 7 या 9 लाख अगर हम बात करें चारों डिवीज़न में तो करीब 36 लाख तक आर्मी, मतलब बहुत ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ी बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा बातें बताई गई हैं, एग्जैजरेटेड है, पर जो भी है अल मसौदी के अकॉर्डिंगली एक बहुत बड़ी आर्मी है, हमें ये पता चल जाता है। ठीक है, मतलब स्ट्रॉन्ग एक इनकी आर्मी है, कैवलरी है। आगे भी हम इसको पढ़ेंगे। आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस क्या है, जैसे कि मैंने बताया था, तेली का मंदिर एट ग्वालियर फोर्ट एंड अदर शोकेसेस गुर्जर प्रतिहारा आर्किटेक्चरल स्टाइल। ठीक है, कॉइन्स फाइंड एंड फोर्ट इंस्क्रिप्शंस कॉर्पोरेट द पॉलिटिकल रीच अक्रॉस सेंट्रल एंड नॉर्दर्न इंडिया। ठीक, तो कॉइन्स के बारे में भी अगर हम बात करें कि आर्ट एंड कल्चर, तो उसमें भी क्या है, आपका जो कॉइनेज है ये भी आपके नॉर्दर्न इंडिया में आपके बहुत मिले हैं, जिसमें हमें वराह का रूप में, आदि वराह का एक फ़ोटो मिलता है, जो कि आपके मिहिर भोज के टाइम पीरियड पे है, वो हम इसको डिस्कस करेंगे अभी। ठीक है, तो कई सारे कॉइनेज मिले हैं, कॉइन्स मिले हैं। एपिग्राफिक एविडेंसेस, आईहोल इंस्क्रिप्शन में पुलकेशिन 2 के टाइम पीरियड पे भी इनके बारे में वर्णन है, मेंशनड है। साथ में हुएनसांग ने भी प्रतिहार के जो ओरिजिन है उसके भी बारे में बताया। ठीक है, जो कि हुएनसांग आपको पता ही होगा, लास्ट क्लास में बताया था, हर्षवर्धन के टाइम पीरियड पे आए थे।
ओके, स्कॉलरली डिबेट है कई सारे, कई कहते हैं गुज्जर प्रतिहार जो है सेंट्रल एशियाटिक नोमैड्स हैं। ओके, लेकिन कई कहते हैं कि नहीं, ये आपके गुर्जर देश रीजन के हैं, ठीक है, मतलब गुजरात वाले पार्ट के हैं, इन्हीं से गुजरात आया है, वैसे मैंने बताया था। तो हमें इसमें डिबेट पे तो नहीं जाना है, बस छोटा सा अगर आप लिख सकते हैं कि एक स्कॉलर एक डिबेट ऐसे, तो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा मार्क्सेस आपको मिल सकते हैं। अगर आपको याद रहता है तो ठीक है, नहीं रहता है तो भी चलेगा। तो ये स्कॉलरली एक डिबेट है जो कि बहुत सालों से चलती आ रही है कि ये कहाँ से थे बेसिकली। कोई कहता है सेंट्रल एशियाटिक नोमैड्स हैं, सेंट्रल एशिया से आए थे, कोई कहता है नहीं ये गुर्जर देश से है, मतलब गुजरात से इनका ओरिजिन है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं राइज टू प्रोमिनेंस, गुज्जर रोज टू प्रोमिनेंस इन द 6th सेंचुरी टेकिंग एडवांटेज ऑफ द गुप्ता अम्पायर्स डिक्लाइन, ठीक है, गुप्ता अम्पायर जो डिक्लाइन होता है, और उसके बाद ही इन कई सारे फ्यूटरीज का, कई सारे जो छोटे जो डायनेस्टीज़ हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि जो छोटे छोटे जो पार्ट हैं वो राइज होने लगते हैं। हरिचंद्रा के बारे में पढ़ लेते हैं। गुज्जर प्रतिहार डायनेस्टी वॉज स्टैब्लिश्ड बाय हरिचंद्रा विद द ओरिजिन बिलीव टू बी फ्रॉम उज्जैन और मंदसूर, ठीक है। अभी देखिए, हरिचंद्र जो थे, कहते हैं कि हरिचंद्र एक छोटे से जगह था उज्जैन, वहाँ से ये फ्लरिश होते हैं, और इन्हीं के वजह से आज जो है क्या बना है, जो ये डायनेस्टी है वो हमें देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, वो है आपके नागभट्टा, इंपॉर्टेंट रूलर्स के बारे में। एक्सपैंड कैसे होता है इसके थोड़ा समझ लेते हैं। नागभट्टा वन इंपॉर्टेंट किंगडम है, 730 to 760 AD, एंड वत्सराज 780 to 800 AD एक्सपैंडेड देयर टेरिटरी सिग्निफिकेंटली इंक्लूडिंग राजस्थान, मलवा, गुजरात, ठीक है। कैपिटल क्या था? नागभट्टा's कैपिटल वॉज अवनी एंड हिज रेल्म कवर्स भरूच एंड ग्वालियर, ठीक है। ये पूरा एरिया कैप्चर करते हैं, एंड मलवा, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है वो मलवा इनका मेन कैपिटल था, तो मलवा को हम भूल नहीं सकते। नेक्स्ट, चैलेंजेस एंड एक्सपेंशन। ओके, he successfully resisted Arab encroachments into Rajasthan, Gujarat and Punjab, defeating them decisively in Gujarat in 1738। कहते हैं बैटल ऑफ राजस्थान होता है जिसमें अरब की सेना आती है, और जिसमें बप्पा रावल जो थे वो इनके अगेंस्ट में लड़ते हैं, और 5 गुना बड़ी इनकी इनकी जो आर्मी थी, किसकी? अरब की 5 गुना बड़ी आर्मी थी, 5 times लार्जर देन दी गुर्जर प्रतिहार। स्टिल बप्पा रावल द किंग ऑफ राजस्थान और किंग ऑफ द राजपूत्स, दे डिफीटेड द अरब किंगडम, ठीक है, और इतनी बुरी तरीके से हराते हैं कि ये फिर आने से डरते हैं इंडिया में, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि जो गुर्जर प्रतिहार थे और जो ये राजपूताना जो एरिया था, राजस्थान वाला एरिया था, यहाँ के जो किंगडम थे, यहाँ के जो किंग्स थे, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। However, efforts to extend control over the upper Ganga Valley and Malwa were thwarted by the Rashtrakoot rulers, ठीक है। लेकिन बाद में हमें ये भी याद रखना होगा कि बाकी जो 2 डायनेस्टीज़ है, जैसे पालास एंड दी राष्ट्रकूट्स, ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग थे। एक वक्त मलवा जो है वो राष्ट्रकूट ने कैप्चर कर लिया था, ठीक है। तो यही बताया गया है, मतलब ये भी नहीं है कि गुर्जर प्रतिहार द ओनली ग्रेटेस्ट किंगडम हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि राष्ट्रकूट्स एंड दी Palas were also one of the greatest rulers, one of the greatest kingdoms, ठीक है। Territorial establishment, Nagbhatta one established an empire from Gujarat to Gwalior, resisting Arab invasion further east to Sindh। आपने कल हमने क्लास में करवाया था, आपको बताया था मैंने, आपको शायद याद होगा, जिसमें हमने बात किया था कि सुल्तान महमूद ऑफ अरब वो कोशिश कर रहा है कि इंडिया में घुसने का, पर 17 times उसने अटैक किए, तब जाके वो एंटर कर पाया, क्योंकि बहुत बार अटैक करने की कोशिश की थी, पर गुर्जर प्रतिहार वेर नेक्स्ट लेवल के जो किंगडम थी, तो एंटर करना पॉसिबल नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट, हिज सक्सेसर ककुगा एंड देवराजा इनहेरिटेड दिस एम्पायर ऑल्दो कन्फ्लिक्ट्स विद राष्ट्रकूट कंटिन्यूड। तो ये होता ही रहता है, तीनों किंगडम में ट्राइपार्टाइट जो स्ट्रगल है वो होता ही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग नागभट्टा 2। देखिए, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ गुर्जर प्रतिहारा, वत्सराज सन revived the dynasty and his suzerainty was recognized by
रूलर्स ऑफ वेस्टर्न काथियावाड़, आंध्रा, कलिंगा एंड विदर्भा। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन जो है आपके सिविल सर्विसेज में आया था। ठीक है, जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था कि आप जो भी पीजीटी हिस्ट्री के लिए पढ़ रहे हैं या फिर टीजीटी के लिए पढ़ रहे हैं, टीजीटी हिस्ट्री, और कोई भी स्टेट लेवल के एग्ज़ाम में दे रहे हैं या फिर जो यूपीएससी के एग्ज़ाम में दे रहे हैं, ये सारे एग्ज़ाम्स में आपका मिडिवल हिस्ट्री का ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए 2022 में यूपीएससी में भी क्वेश्चन में आया था, तो अगर आप एग्ज़ाम्स दे रहे हैं तो इसको बड़े ध्यान से इसको पढ़िएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कोई भी एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो आप इसको पढ़ के आप दूसरे एग्ज़ाम्स के लिए भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। जो भी स्टूडेंट एपीपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो सीसीई के लिए भी आप इसकी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट ईयर के एग्ज़ाम्स मतलब जो PYQs हैं उसमें ये आ चुका है। ठीक है, तो याद रखिएगा, हिस्ट्री ऑप्शनल में। आगे बढ़ते हैं। ही अटैक्ड कन्नौज विच लेड टू द कॉन्फ्लिक्ट विथ धर्मपाल। धर्मपाल सॉट असिस्टेंस फ्रॉम राष्ट्रकूटा किंग गोविंद III विच लेड टू द डिफीट ऑफ नागभट्टा II। ठीक है, तो अभी यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है। तो नागभट्टा II जो जिन्होंने क्या किया था, कन्नौज अटैक किया था, जो कि धर्मपाल वैसे ऑलरेडी वहाँ पर थे। तो इससे क्या हो जाता है कि धर्मपाल के बीच में और नागभट्टा के बीच में, धर्मपाल वॉज द क्या था, वो किंग ऑफ पाला डायनेस्टी, तो दोनों के बीच में लड़ाई होती है। लेकिन धर्मपाल राष्ट्रकूट किंग को भी बुला लेते, गोविंद III के बुला लेते, जिसके वजह से क्या होता है, नागभट्टा II को हारना पड़ता है, हार जाते हैं वो। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, कन्नौज पे अटैक हो रहा है, नागभट्टा II कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से कन्नौज पे अटैक किया जाए, लेकिन ऑलरेडी पाला डायनेस्टी वहाँ पर रूल कर रही है, उनकी डोमिनेंस है। तो फाइनली पाला एंड राष्ट्रकूट डायनेस्टी दोनों मर्ज हो जाते हैं और नागभट्टा II को हरा देते हैं, जिसके वजह से नागभट्टा II हार जाते हैं। ठीक है, उनकी बुरी तरीके से हार होती है। इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट किंग है जिसके बारे में बता रहा था मैं, मिहिर भोज वहाँ आते हैं। ठीक है, मिहिर भोज 1836 to 1885, करीब 50 ईयर्स इनका रूलिंग पीरियड है। मार्क द पाइवोटल पॉइंट इन द प्रतिहारा फॉर्च्यून्स। ठीक है, ये भी देखिए क्वेश्चन आ चुका है, ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी 2022 में ये आ चुके हैं, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, भोजा कॉन्सुलेटेड वास्ट एम्पायर स्ट्रेचिंग फ्रॉम पंजाब एंड काथियावाड़ टू कोसाल एंड कन्नौज विद सेवरल कंटेम्प्रेरी पावर्स एक्नॉलेजिंग हिज सोजर्निटी। ही वॉज डिवोटेड ऑफ विष्णु एंड टुक द टाइटल आदि वराह। ठीक है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, इसको मेंशन ज़रूर कीजिएगा। आदि वराह जो है इनका जो टाइटल उन्होंने लिया था, और ये इससे पता चलता है कि ये विष्णु के भक्त थे, डिवोटी हैं, और साथ में इनके जो कॉइनेज है, कॉइन जो है उसमें भी आदि वराह का जो है आपको पिक्चर्स मिलते हैं। ठीक है, भोजा सन महेंद्रपाल I एक्सटेंडेड हिज द एम्पायर फर्दर बाय एडिंग मगध एंड पार्ट्स ऑफ नॉर्थ बंगाल। ठीक है, तो उनके जो बेटे थे महेंद्रपाल, वो इतने स्ट्रॉन्ग तो नहीं थे, पर हाँ इन्होंने भी अपनी काबिलियत दिखाई और मगध जो इम्पोर्टेंट किंगडम है 16 महाजन पद में पढ़ चुके हैं, और नॉर्थ बंगाल तक इन्होंने कैप्चर कर लिया था। ठीक है, एक्सटेंट एंड कॉन्क्वेस्ट, दे कैप्चर्ड ए लार्ज पार्ट ऑफ मध्य देश एंड कन्नौज बाय द 9th century। ठीक, इनिशियली रूलिंग फ्रॉम भीलमल, दे सब्सिक्वेंटली शिफ्टेड देयर कैपिटल टू कन्नौज। ठीक है, भीलमल पे थे, फिर वहाँ से वो सब क्या करते हैं, चेंज करके अपने कन्नौज में कैपिटल शिफ्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमने बताया था फाइनली पूरे कन्नौज पे जो रूलिंग था, डोमिनेंस था, वो गुर्जर प्रतिहार का होगा। ठीक है, द प्रतिहार्स वर नोटेड टू द ऑपोजिशन टू अरब फोर्सेस एंड द स्ट्रैटेजिक कॉन्फ्लिक्ट्स विद द पालास एंड द राष्ट्रकूटास। ठीक है, अब आ जाता है डिक्लाइन में। तो ये था हमने जो किया, ये था इंपॉर्टेंट रूलर्स और उनके अंडर में जो एक्सपेंशन पॉलिसीज़ है। देखिए अभी एक्सपेंशन पॉलिसीज़ हम इसको सिंपल वे में लिख सकते थे, लेकिन हम ऐसे नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आपको एक्सपेंशन पॉलिसीज लिखनी है तो सीधी सी बात है, अपने आप तो नहीं हुआ था, किंग्स थे तो किंग के बारे में भी लिखना होगा, इसीलिए हमने यहाँ पर किंग्स को ऐड किया गया है। तो आप इस तरीके से किंग को ऐड कर दीजिए, जिससे क्या होगा कि आपका राइटिंग में और भी अच्छा लगेगा। ठीक है, सिर्फ छोटा छोटा करके आप पॉइंट वाइज लिख देंगे या फिर एक पैराग्राफ लिख देंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा, तो किंग्स को भी ऐड करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं डिक्लाइन। अब डिक्लाइन कैसे होता है, देखिए सबसे पहली बात है कि सब्सिक्वेंटली वीकर रूलर्स थे वहाँ पर, उसके बाद राष्ट्रकूट का बहुत अटैक्स हो रहा था। ठीक है, इसी वजह से वो धीरे धीरे करके
ख़त्म होने लग जाता है। फिर द एमरजेंस ऑफ द न्यू किंगडम, ठीक। द डिक्लाइन पेव द वे फॉर द राइज ऑफ सेवरल न्यू किंगडम्स, चालुक्यास, चंडेलास, चमन्स, है ना, गदवालास, पारमर्स, कालाचुरीस, तोमर्स, गुहिलास, विच बिकेम इंडिपेंडेंट एज डिस्टिंक्ट राजपूत क्लैंस इन देयर ओन टेरिटरीज। जैसे कि मैंने बताया था कि क्लास के स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि इनका डिक्लाइन होता है क्योंकि राजपूत के कई सारे क्लैंस थे, कई सारे डायनेस्टीज़ थे जो डिवाइड होते हैं और अपने आप को इंडिपेंडेंट बना लेते हैं, जिसके वजह से क्या हो जाता है कि ये एक अगेंस्ट में हो जाते हैं गुर्जर प्रतिहार के, इसके वजह से इनका डिक्लाइन होता है, ठीक है। बाय द लेट 10th सेंचुरी प्रतिहार कंट्रोल हैड स्ट्रंग टू द गैंजेटिक द्वाब। तो मगध जो एरिया है वहाँ तक भी ये पूरा धीरे धीरे करके कंट्रोल जो है वो ख़त्म हो रहा है अभी। और 1018 में, मतलब 1018 सेंचुरी के अराउंड महमूद गजनी जो क्या करते हैं वो कन्नौज को कैप्चर कर लेते हैं, ठीक है। फोर्स राज्यपाल टू सबमिट एंड मार्क्ड द इफेक्टिव एंड ऑफ द प्रतिहार डोमिनेंस। और फाइनली महमूद ऑफ गजनीज के अटैक से क्या हो जाता है कि फाइनल जो डिक्लाइन है, डाउनफॉल है, वो गुर्जर प्रतिहार का हो जाता है, ठीक है। कंक्लूजन में आते हैं। द गुर्जर प्रतिहार लेफ्ट द सिग्निफिकेंट मार्क ऑन इंडियन हिस्ट्री थ्रू देयर इंड्योरिंग रूल, टेरिटोरियल कॉन्क्वेस्ट, कल्चरल पेट्रोनेज, दो फेसिंग eventual decline due to external pressures, their legacy lives on through their architectural marvelous, literary contributions and role in shaping the religious landscape of medieval India, ठीक है। तो देखिए आंसर राइटिंग को जिस तरीके से कीजिए, ठीक है। तो कैसे लिखना है, सिंपल सी बात है, मैंने पहले भी बोला है, एक कोटेशन अगर आप दे सकते हैं तो अच्छी बात है, अगर आपके पास नहीं है कोई बात नहीं, ठीक है। उसके बाद इंट्रोडक्शन अच्छा सा दीजिए। इंट्रोडक्शन ऐसा होना चाहिए जिसमें आपको बाकी सब क्या है आपको इसमें आ जाए पूरे इंट्रोडक्शन में। याद रखिए इंट्रोडक्शन ज़्यादा बड़ा मत लिखिए क्योंकि आपके वर्ड लिमिट है, अब ज़्यादा नहीं लिख सकते हैं। 10 मार्क्स का हो और 150 वर्ड्स का है तो 20 मार्क्स का हो तो आपको 300 वर्ड्स में लिखना होगा, 250 to 300 वर्ड्स में लिखना होगा, तो वर्ड लिमिट भी दिमाग में रखना होगा, है ना। तो उसको भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। 10-20 वर्ड्स इधर उधर हो जाते हैं, उतना कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा हो रहे हैं तो प्रॉब्लम है, ठीक है। तो आपको वर्ड लिमिट भी याद रखना होगा। साथ में आपको ये भी याद रखना होगा कि ज़्यादा लिखना मतलब एक क्वेश्चन आप ज़्यादा लिख रहे हैं, दूसरे में टाइम चला जाएगा, इसीलिए टाइम देख कर अब प्रैक्टिस भी करना है, कितने वर्ड्स लिख रहे हैं वो भी ध्यान में रखना होगा, ठीक है। दूसरी बात यह है कि जब आप लिख रहे हैं तो ज़्यादा इंट्रोडक्शन मत लिखिए क्योंकि बाकी आप लिख नहीं पाएंगे। तो इंट्रोडक्शन में उतना ही लिखिए जितना आपका बॉडी में है, ठीक है। बॉडी में जो लिखने जा रहे हैं वो। अभी बॉडी कैसे लिखना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, बॉडी में क्या लिखना है। बॉडी में आप जो क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे यहाँ पर राइज के बारे में पूछा गया, तो राइज फिर एक्सपेंशन एंड देन आफ्टर द डिक्लाइन, ठीक है। प्रॉपर वे में आप लिख रहे हैं और जिसमें आपने हिस्टोरिकल एविडेंस भी दे दिया है, ये आप सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसको मैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख देता हूँ, आप इसको याद रखिए। हिस्टोरिकल एविडेंसेस दे दीजिए, ठीक है। साथ में एक चीज़ और कर सकते हैं, वो है जो मॉडर्न हिस्टोरियंस हैं उनके जो कोटेशंस हैं अगर आप देना चाहते हैं दे सकते हैं, ठीक है। मतलब अच्छा होगा, वो भी एक मार्क्स कैरी करेगा, पर आपको याद नहीं है कोई बात नहीं, ठीक है। आप कभी कभी नाम याद रखिए, RS शर्मा है, HC रॉय चौधरी है, रोमिला थापर है ना, इनके नाम आप याद रखिए और आप क्या कर सकते हैं, कुछ भी बना के आपको अगर थोड़ा बहुत भी याद हो तो आप लिख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अंडरलाइन कर दीजिएगा, डबल इन्वर्टेड कॉमा दे दीजिए, जो मर्जी, ठीक है। जब भी आप कोटेशन लिखिए तो अंडरलाइन कर दीजिए, मार्क कर दीजिए, जो भी इंपॉर्टेंट लगे मार्क कर दीजिए। यहाँ पर देखिए मैंने कुछ कुछ जगह पर क्या किया है, बोल्ड में लिखा है, तो उसको आपको क्या करना है, अंडरलाइन करना है, ठीक है। तो जैसे कि तेली का मंदिर अंडरलाइन कर दीजिए, गुर्जर है ना, आर्किटेक्चरल साइंस, इसको अंडरलाइन, जो आपको लगता है आई होल इंस्क्रिप्शन अंडरलाइन कर दीजिए, जो जो आपको लगता है इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसको अंडरलाइन कीजिए। टाइम पीरियड ज़रूर मेंशन कीजिएगा। यहाँ पर मैंने टाइम पीरियड मेंशन नहीं किया है, आप 8th to 11th सेंचुरी में ये इनका रूल रहता है। इसको अब 6th सेंचुरी के बाद में बोला गया है, लेकिन अब तो इनका मेन जो टाइम पीरियड है 8th to 11th सेंचुरी, ये अब सॉरी हाँ ठीक है 8th to 11th सेंचुरी, ये वाला आप ज़रूर मेंशन कीजिएगा, ठीक है। ओके, तो ये थे आपके हिस्टोरिकल एविडेंस। उसके बाद आप क्या लिखिए, इंपॉर्टेंट रूलर्स और द एक्सपेंशन, ठीक है, कैसे एक्सपैंड होता है।
तो किंग्स के नाम लिखना ज़रूरी है, और फाइनली उन्होंने क्या क्या किया है, कैसे एक्सपैंड किया है, ठीक है, उनके अंडर में कौन सी जगह उन्होंने एक्सपेंशन किया है, और क्या लिखना है फाइनल आपका डिक्लाइन कैसे होता है, ठीक है। डिक्लाइन भी आपने लिख दिया, पॉइंट वाइज लिखिए या फिर पैराग्राफ में लिखिए, आपकी मर्जी। एंड लास्टली क्या है, कंक्लूजन। कंक्लूड कैसे करना है, जो भी आपने लिखा है उसका एक सम अप कर दिया और ख़त्म हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से आंसर्स को प्रैक्टिस कीजिए। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, टाइम पीरियड ज़रूर दीजिए, हिस्टोरिकल एविडेंसेस दीजिए इम्पॉर्टेंटली, और मॉडर्न हिस्टोरियंस का नाम अगर आप दे सकते हैं तो ऑब्वियसली आपको याद है तो आप ज़रूर दीजिए, नहीं याद है कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश कीजिए जो मॉडर्न हिस्टोरियंस के नाम एक दो अगर आपको याद है, एक भी याद है तो एक भी दे दीजिए, ठीक है। और लास्टली मैं यही कहूँगा कि वही कोटेशंस अगर आपको याद है तो स्टार्टिंग में कोटेशन दे सकते हैं। तो मॉडर्न हिस्टोरियन का कोटेशन आपने दे दिया, तो उसके बाद आपको और कोई भी हिस्टोरियन के नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप हिस्टोरिकल एविडेंसेस लिख रहे हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए क्वेश्चन के साथ, नए चैप्टर के साथ।